मिसराज आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और साउंड के इस सीरीज में हम दूसरी क्लास में चलते हैं और आज चर्चा करेंगे कि साउंड की जो स्पीड है उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, यानी किन किन घटकों से ध्वनि की चाल प्रभावित होती है। ये एक महत्वपूर्ण विषय है और कई परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप जैसा कि जानते हैं कि ध्वनि हर एक माध्यम में, सभी माध्यमों में ध्वनि की चाल एक जैसी नहीं होती है। सबसे ज्यादा जो है ध्वनि की चाल वो ठोस में सामान्यतः होती है, सॉलिड में होती है। और ध्वनि के लिए एक और खास बात है कि ध्वनि साउंड जो है वो बिना माध्यम के गति नहीं कर सकती, यानी कि साउंड नीड्स द मीडियम। माध्यम के बिना साउंड ध्वनि गति नहीं कर सकती, उसे माध्यम की आवश्यकता होती है। जबकि हमने एक क्लास में आपको बताया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे, वो निर्वात में भी यानी वैक्यूम में भी गति कर सकते हैं, जबकि साउंड के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ये निर्वात में गति नहीं कर सकते। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल अलग अलग होती है। पहले एग्जाम्पल में ही हम देख लेते हैं। अगर हम विंड यानी कि हवा में देखें तो ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड सामान्यतः होती है एट 0 डिग्री सेल्सियस। हाइड्रोजन में देखेंगे तो थोड़ी सी ज्यादा होती है ध्वनि की चाल, ये भी गैस है, लेकिन 1269 मीटर पर सेकेंड होती है, 1269। कार्बन डाइऑक्साइड में ध्वनि की चाल 260 मीटर पर सेकेंड होती है, जबकि स्टीम यानी कि जो भाप होती है 100 डिग्री सेल्सियस पर, वहां पर ध्वनि की चाल 405 मीटर पर सेकेंड होती है। इसी तरह से पानी में, ये पानी यानी कि लिक्विड में ध्वनि की चाल ज्यादा होती है। ये उदाहरण इसलिए हम देख रहे हैं क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि ये ध्वनि की चाल में ये बदलाव क्यों आता है। अभी तक आपने देखा कि ये जो, चाहे वो एयर हो या हाइड्रोजन हो या CO2 हो या स्टीम हो, ये सभी गैसियस सब्सटेंसेज हैं और यहाँ पर ध्वनि की चाल बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ, हाइड्रोजन में 1269 मीटर पर सेकेंड जरूर है, लेकिन पानी में इसकी गति बढ़ जाती है, यानी लिक्विड में ध्वनि की चाल ज्यादा होती है। तो कोई ना कोई फैक्टर है जो ध्वनि की चाल को प्रभावित करता है। वो उसकी डेंसिटी भी हो सकती है, या उसका जो एटम के बीच का डिस्टेंस है वो भी हो सकता है, या फिर किसी मीडियम की इलास्टिसिटी भी हो सकती है, या टेम्परेचर भी हो सकता है, या उस मीडियम की डेंसिटी, इलास्टिसिटी, या इसके अलावा ह्यूमिडिटी भी हो सकती है। तो इन्हीं सब बातों पर हमें चर्चा करनी है और इसीलिए हम इन एग्जाम्पल्स को देख रहे हैं। देखिए, अगर समुद्री पानी की बात करेंगे, सी वाटर, जिसमें साल्ट की मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है, तो वहां पर इसकी गति थोड़ी और बढ़ जाती है, 1533 मीटर पर सेकेंड, 1533 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। मरकरी में जाएंगे यानी कि पारा में इसकी गति 1450 मीटर पर सेकेंड होती है। अगर ग्लास की बात करें, कांच में, तो कांच में इसकी गति 5640 मीटर पर सेकेंड, जबकि एल्युमिनियम में यह गति काफी ज्यादा होती है, 6420 मीटर, 6240 मीटर पर सेकेंड होती है। जबकि लोहे में यह गति 5130 मीटर पर सेकेंड होती है। यहां पर जो आपने लास्ट में देखा, ये ग्लास, एल्युमिनियम, आयरन, ये सभी सॉलिड है, यानी कि इनमें जो है ध्वनि की गति कुछ ज्यादा है। पानी में हवा की तुलना में ध्वनि की गति जो है ज्यादा है, और पानी की तुलना में यानी लिक्विड की तुलना में सॉलिड में ध्वनि की गति उससे भी ज्यादा है। तो आखिर बात क्या है? बात यह है कि देखिए, ध्वनि की चाल जो होती है वो दो बड़े घटकों पर निर्भर करती है। एक तो इसकी इलास्टिसिटी और दूसरा इसका डेंसिटी। अब एक एक करके हम देखते हैं। हाँ, एक चीज और, अगर हम सी लेवल पर 20 डिग्री सेल्सियस पर देखें तो 20 डिग्री सेल्सियस इन ड्राई एयर द स्पीड ऑफ साउंड 343 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, 343 मीटर पर सेकेंड। देखिए, सामान्य स्थिति में हवा में ध्वनि की चाल है 332 मीटर पर सेकेंड, और यही 20 डिग्री सेल्सियस पर अगर ले जाते हैं तो थोड़ी सी इसकी गति बढ़ जाती है और ये हो जाती है 343 मीटर पर सेकेंड। यानी ये बात स्पष्ट हो गया कि टेम्परेचर का भी ध्वनि की गति पर प्रभाव पड़ता है,
ह्यूमिडिटी का भी ध्वनि की चाल पर प्रभाव पड़ता है। स्पीड ऑफ साउंड जो है ह्यूमिडिटी से भी प्रभावित होती है, तापमान से भी प्रभावित होती है, डेंसिटी से भी प्रभावित होती है, एलास्टिसिटी से भी प्रभावित होती है। लेकिन एक और फैक्टर है जिसका जिक्र हम करेंगे, प्रेशर। देखिए यहां पर दबाव। अब यहां पर फिर एक बार और समझने की जरूरत है कि प्रेशर, और मैंने यहां लिखा है नो इफेक्ट। तो दबाव से अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बढ़ा देते हैं, वायुमंडलीय दबाव को बढ़ा देते हैं, या किसी भी माध्यम में प्रेशर को बढ़ा देते हैं, तो ध्वनि की चाल पर क्या कोई प्रभाव नहीं पड़ता? बिल्कुल। इफेक्ट ऑफ प्रेशर इज सच दैट देयर इज नो इफेक्ट ऑन द स्पीड ऑफ साउंड। जो दबाव होता है उस प्रेशर का ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका कारण समझ लेते हैं। देखिए ध्वनि की चाल का एक सामान्य फॉर्मूला होता है रूट ओवर गामा पी बटे रो। रूट ओवर गामा पी बटे रो, यहां पर v जो है ये स्पीड ऑफ साउंड है, और इस फॉर्मूले में देखिए एक गामा है। गामा का मतलब क्या है? इट्स मींस दैट द हीट कैपेसिटी रेशियो, जो कि कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम को प्रदर्शित करता है, इसको गामा से हमने लिखा है। बाकी दो घटक यहां पर हैं, एक है p और एक है रो। p मतलब हो गया प्रेशर और रो हो गया डेंसिटी। अब आप समझिए कि देखिए गामा तो जनरली कांस्टेंट रहता है, cp बटे cv, इसे कांस्टेंट मान लेते हैं। और p और रो को देखिए, तो अगर आप किसी भी लिक्विड या गैस में अगर आप प्रेशर को बढ़ाएंगे, दबाव को बढ़ाएंगे, तो उसी के अनुपात में क्या होगा? उसकी डेंसिटी भी बढ़ जाएगी। तो होता क्या है कि जब आप p बढ़ाते हो यानी प्रेशर बढ़ाते हो, तो उसी के अनुपात में डेंसिटी भी बढ़ जाती है। तो p बाई रो क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि इस प्रेशर के बढ़ाने या घटाने से ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो एक बात बिल्कुल क्लियर हो गया कि ध्वनि की चाल पर ऑन द स्पीड ऑफ साउंड देयर इज नो इंपैक्ट ऑफ द प्रेशर, और इसके लिए फॉर्मूला ध्यान रख सकते हैं। अब बात करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर की अगर बात करें तो देखिए, अगर तापमान बढ़ाते हैं जनरली माध्यमों में, किसी भी मीडियम ले लें, लिक्विड ले लें, गैस ले लें, सॉलिड ले लें, तो क्या होता है? मान लीजिए ये कोई बर्तन है ना, इसमें कोई भी माध्यम है, या कोई भी माध्यम है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, या गैस भी, जो भी माध्यम है। अब अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो जो इसके जो पार्टिकल्स हैं, इसके जो मोलिकुल्स हैं, इसके जो अणु हैं, उनकी गति क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो जब जनरली ध्वनि में क्या होता है, हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में, अगर पिछले वीडियो को आपने नहीं देखा तो उसको प्लीज एक बार देखिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि आपको सारे वीडियो जो है वो लगातार मिलते रहेंगे। तो उसमें हमने बताया है कि आखिर ध्वनि क्या है। ध्वनि जो है, साउंड जो है, वो बेसिकली एक तरह का काइनेटिक एनर्जी है, एक गतिज ऊर्जा है, जो कि क्या करता है? ऊर्जा को ट्रांसफर करता है। साउंड इज एनर्जी, तो ऊर्जा को ट्रांसफर करता है। लेकिन जो एटम है, जो मोलेकुल है, वो अपनी जगह पर ही रहेगा और ऊर्जा को एक अणु से दूसरे अणु में, दूसरे से तीसरे अणु में ट्रांसफर करते रहेगा, और वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। तो इस तरह से अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो एटम्स क्या हो जाते हैं? उनका वाइब्रेशन बढ़ जाता है, उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। तो टेम्परेचर को अगर आपने बढ़ाया तो एटम्स की मोबिलिटी, उनकी गतिशीलता बढ़ गई, जिसके कारण उसके वाइब्रेशन ज्यादा होने के कारण क्या हो जाएगा? ध्वनि के ट्रांसफर की गति भी बढ़ जाएगी। तो एक प्रयोग से यह पाया गया है कि अगर वायु में प्रति 1 डिग्री सेल्सियस, ये वायु के एग्जाम्पल हमने लिया है, बाकी दूसरे उदाहरण भी हो सकते हैं, यदि वायु में, इफ इन एयर 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाते हैं तो ध्वनि की चाल 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है। इसे याद रखना पड़ेगा, यह क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि अगर वायु में 1 डिग्री सेल्सियस चाल बढ़ाई जाती है तो ध्वनि की चाल कितनी बढ़ जाएगी। तो यू हैव टू रिमेंबर इट, 0.61 मीटर पर सेकंड ध्वनि की चाल बढ़ जाती। कारण आपको पता चल गया कि तापमान के बढ़ने के साथ ही जो एटम्स, जो भी पदार्थ है, जो भी मीडियम है, उसकी गतिशीलता, एटम्स की गतिशीलता, मोबिलिटी बढ़ जाती है, जिससे ध्वनि को स्थानांतरित करने की उसकी क्रियाशीलता, एक्टिविटी बढ़ जाएगी और ध्वनि की चाल भी बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं ह्यूमिडिटी की, आर्द्रता। आर्द्रता का क्या प्रभाव पड़ता है ये भी देख लेते हैं कि अगर शुष्क वायु के नमी युक्त वायु का घनत्व, मतलब जो आर्द्र वायु है,
जो आर्द्र वायु है, नमी युक्त वायु का घनत्व शुष्क यानी ड्राई वायु के घनत्व से कम होता है, ड्राई वायु के घनत्व से कम होता है। अतः शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल अधिक होती है। अब आप कई बार इसमें कंफ्यूजन होता है कि अरे भाई, जो ह्यूमिड एयर है यानी नमी युक्त वायु है, उसका घनत्व, उसकी डेंसिटी ड्राई एयर के डेंसिटी से कम कैसे हो गया, ये समझने की जरूरत है। तो देखिए, अगर हम ड्राई एयर लेते हैं तो वो पूरा का पूरा क्या होता है, उसमें वायु के यानी हवा के कण होते हैं, हवा के पार्टिकल्स होते हैं, यानी O2 होगा और बाकी भी गैसेज होंगे उसमें मिक्स रहेंगे। लेकिन अगर आप नमी युक्त वायु लेते हैं तो उसमें क्या मिक्स हो जाएगा, H2O, उसमें पानी के कण मिक्स हो जाएंगे यानी H2 और O मिक्स हो जाएंगे यानी H2O हो जाएगा। अब इसके कारण क्या होता है कि देखिए, इसका जो मास होता है ना, ये चेंज हो जाता है, ये याद रखने की जरूरत है। अगर ये आपने ध्यान रखा तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए क्या होता है कि ये जो मास है यानी द्रव्यमान ऑफ ड्राई एयर, ये 29 ग्राम पर मोल होता है, ये 29 ग्राम पर मोल होता है। बस ज्यादा डेरिवेशन में हम नहीं जा रहे हैं, केवल इतना बता रहे हैं कि आप इसका मास ध्यान रखिए। जो ड्राई एयर का मास है वो 29 ग्राम पर मोल है, और अगर वाटर वेपर वाला आप लेंगे तो ये हो जाता है 18 ग्राम पर मोल। तो ये क्या हो गया, यहां पर वाटर वेपर वाला जो गैस है यानी जिस हवा में, जिस वायु में आर्द्रता यानी पानी यानी कि उसमें वेपर मिला हुआ है, उसका मास क्या हो गया, 18 ग्राम पर मोल। और जो ड्राई एयर है उसका मास कितना हो गया, 29 ग्राम पर मोल। तो क्या होगा, डेंसिटी इज इक्वल टू m अपॉन v। डेंसिटी कितना होता है, m अपॉन v। अब अगर मास कम हो गया तो डेंसिटी कम हो जाएगी, क्यों, क्योंकि d इज इक्वल टू, यहां पर आप कर सकते हैं इसको, d इज इक्वल टू क्या होता है, m अपॉन v। अब जो वॉल्यूम तो जो भी है, अब अगर मास कम हो गया, मास कम हो गया, जैसे ये वाटर वेपर वाला जो पदार्थ है, जो भी गैस है, उसका मास कितना है, 18 ग्राम, और उसको आप वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, कम आएगा डेंसिटी। और यहां पर इसका मास कितना है, 29 ग्राम, इसको वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा आएगा। तो डेंसिटी अगर कम हुआ, अगर डेंसिटी कम हुआ तो देखिए ये फॉर्मूला आपके पास है, V इज इक्वल टू रूट ओवर गामा P बटे रो। रो क्या है, डेंसिटी, रो इज द डेंसिटी। तो मैं एक सिंपल यहां पर लिख देता हूं यहां पर कि V इज इक्वल टू रूट ओवर, आप कांस्टेंट को छोड़ दीजिए, केवल देखिए P बटे रो। अब यहां पर क्या हो गया, रो कम हो गया, रो कम हो गया तो क्या हो गया, बी जो, ये जो आपका वेलोसिटी है यानी ध्वनि की चाल है, वेलोसिटी ऑफ साउंड, ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये डेंसिटी का रिलेशन है। यहां पर जैसे ही डेंसिटी कम हुई, जैसे नमी युक्त वायु का जो घनत्व है वो क्या हो गया, उसमें H2O के आने के कारण उसकी डेंसिटी कम हुई और वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ गया। लेकिन हर जगह ये बात लागू नहीं होगी, हर जगह ये बात लागू नहीं होगी, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो इस केस में यानी वायु के केस में ये चीज लागू होती है। तो इसीलिए आपने सुना भी होगा कि मान लीजिए जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि शीत मतलब ठंडा का मौसम है और कोहरा वगैरह गिर रहा है, या मान लीजिए नमी युक्त यानी बारिश का टाइम है और उसमें ह्यूमिडिटी ज्यादा है, तो क्या होता है, दूर से आपको कहीं ट्रेन अगर 5, 6, 7 किलोमीटर दूर भी जा रही है और हॉर्न बजता है तो आपको आवाज सुनाई पड़ती है। जबकि ड्राई एयर गर्मी के समय में जब ह्यूमिडिटी हवा में कम होती है तो आपको नजदीक की भी आवाज भी सुनाई नहीं पड़ती है। तो इसका कारण यही है कि नमी युक्त वायु में जो घनत्व है, डेंसिटी है, वो डेंसिटी क्या हो जाती है, डेंसिटी नमी युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु की तुलना में कम होती है। और जैसे ही घनत्व कम होगा वैसे ही क्या होगी, वेलोसिटी का ये फॉर्मूला है P अपॉन रो। अब रो कम हो गया तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात पे, अब 3 इंपॉर्टेंट बातें हो गई, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी।
अब देखिए साउंड क्या है। साउंड इज ए वाइब्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी पास्ड फ्रॉम मोलिक्यूल टू मोलिक्यूल। एक मोलिक्यूल से दूसरे मोलिक्यूल, दूसरे से तीसरे मोलिक्यूल, यही काम होता है साउंड का। और वो वाइब्रेट करता रहता है काइनेटिक एनर्जी को, है ना। तो यहां पर मोलिकुलर स्ट्रक्चर जो होता है, आणविक संरचना जो किसी भी पदार्थ की होती है ना, वो भी साउंड को इफेक्ट करने वाला है। क्लोजर द मोलिकुल्स, अगर किसी धातु में मोलिकुल्स नजदीक नजदीक है, क्लोजर द मोलिकुल्स हायर देयर बॉन्ड्स, और आपस में नजदीक नजदीक है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हायर देयर बॉन्ड्स लेस टाइम इट टेक्स टू पास द साउंड। यानी कि क्या होता है कि जब कोई एटम, कोई मीडियम आपने लिया और उस मीडियम में, जैसे ये आपने एक मीडियम लिया, अब इसमें गैस भी है, मान लीजिए एक दूसरे में लिक्विड है ना, ये लिक्विड है, एक तीसरे में आपने ले लिया गैस, लिक्विड और सॉलिड। अब देखिए क्या होता है, जो बात हमने कही, गैस में एटम क्या रहेंगे, थोड़े दूर दूर रहेंगे। गैस में क्या रहेंगे, मॉलिक्यूल्स जो है वो दूर दूर रहेंगे। तो जब गैस में मॉलिक्यूल्स दूर दूर रहेंगे तो क्या होगा, जो एनर्जी ट्रांसफर करने में उनको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी और गति क्या होगी, साउंड की कम हो जाएगी। दूसरा, लिक्विड में कंपैरेटिवली क्या होगा, एटम थोड़े पास पास रहेंगे, तो कम ऊर्जा सप्लाई करके भी साउंड क्या होगा, अपनी गति बना लेगा। इसीलिए आपको जब मैंने शुरू में बताया था, तो आपने देखा कि जो पानी में, वाटर में सामान्यतः गैस की तुलना में जो ध्वनि की चाल होती है वो ज्यादा होती है। तो उसके पीछे कारण क्या है, गैस की तुलना में लिक्विड में जो एटम्स रहते हैं, जो मोलिक्यूल्स रहते हैं, वो पास पास रहते हैं, और सॉलिड में ये बहुत ही ज्यादा पास होते हैं, बहुत एक दूसरे के नजदीक होते हैं। तो इसका इंपैक्ट जो ये पड़ता है कि, और इनके बीच बॉन्ड भी मजबूत होता है, एक दूसरे से ज्यादा जुड़े रहते हैं ये, जिसके कारण जब साउंड इसमें गुजरता है तो मोलिक्यूल्स को वाइब्रेट करता है, और वाइब्रेट करने के बाद एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे चौथे, बहुत ही फास्ट गति से उनके बीच जो है एनर्जी ट्रांसफर होता है। तो इसीलिए सॉलिड में ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा, लिक्विड में उससे कम, और गैस में सबसे कम होती है। तो यहां पर आपको ये रीजन समझ में आ गया कि क्यों गैस में सबसे कम, उससे ज्यादा लिक्विड में, और उससे ज्यादा जो है सॉलिड में ध्वनि की चाल होती है। इसीलिए हमने शुरू में ही आपको इनके अलग अलग माध्यमों में, यानी कि गैस में, लिक्विड में और सॉलिड में, तो जब सॉलिड में गए थे तो आपको देखिए एल्युमिनियम में इसकी गति 6420 मीटर पर सेकंड आपको बताई थी, यानी काफी ज्यादा गति हो गई थी। लिक्विड यानी वाटर में आपने देखा था 1483 मीटर पर सेकेंड, और एयर एट 0 डिग्री सेल्सियस आपने देखा था 332 मीटर, 332 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो यहां पर ये दूसरा पहलू भी आपका क्लियर हो गया कि क्यों ऐसा होता है। अब एक महत्वपूर्ण पहलू और सबसे ज्यादा समझने के लिए जरूरत, क्योंकि इस पर ध्यान कम जाता है, ये होता है इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस। जनरली ये इलास्टिसिटी जो होती है ना, ये सॉलिड में ये विशेषता देखी जाती है। इलास्टिसिटी क्या होती है कि किसी चीज पर, कोई धातु है, कोई भी वस्तु है, उस पर दबाव बढ़ाया गया, उस पर जो है स्ट्रेन यानी उसमें विकृति पैदा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो पदार्थ जितना इलास्टिक होगा वो अपने पहले की स्थिति में आने की क्षमता उसकी ज्यादा होगी। जैसे एग्जाम्पल में ले लें आप, स्टील ले लें और रबर ले लें, है ना। रबर जो है वैसे फिजिकली देखेंगे भाई ये तो बड़ा इलास्टिक है, जल्दी से खींच जाता है, बड़ा हो जाता है, छोटा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, छोटा। लेकिन अगर आप 50-100 बार रबर को खींचेंगे और छोड़ेंगे तो क्या हो जाता है, विकृति पड़ जाएगी, उसमें जो है स्ट्रेन पड़ जाएगा, और इसके कारण से उनके अणुओं की जो वास्तविक संरचना है वो डिफॉर्म हो जाएगी, गड़बड़ा जाएगी। तो असली इलास्टिक क्या होता है, असली इलास्टिक वो होता है जिस पर बार बार फोर्स लगाने पर, बार बार ताकत देने पर भी वो अपनी पहले की स्थिति में फिर से वापस आ जाता है। कम बैक्स इन इट्स प्रीवियस पोजीशन आफ्टर सो मच प्रेशर, यानी ज्यादा से ज्यादा दबाव देने के बावजूद भी वो जैसे ही प्रेशर को हटाएंगे अपने पहली स्थिति में आ जाएगा। तो इसी कारण से क्या होता है, कई बार आप पढ़ते होंगे स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर,
जो स्टील है वो रबर की तुलना में ज्यादा प्रत्यास्थ है। लेकिन फिजिकली ऊपर से देखने से कैसा लगता है कि रबर ज्यादा इलास्टिक है? नहीं, फिजिक्स की भाषा में ये सच नहीं है। फिजिक्स की भाषा में सच ये है कि ऐसा कोई भी मटेरियल, ऐसा कोई भी पदार्थ या धातु जिस पर ज्यादा से ज्यादा प्रेशर, ज्यादा से ज्यादा दबाव लगाने पर भी वो वापस अपनी पूर्व स्थिति में आ जाती है जब उससे प्रेशर हटाया जाता है, दैट इज मोर इलास्टिक। इस क्वालिटी का इस्तेमाल भी ध्वनि के संचरण में होता है। This property of the material also used in propagation of the sound, ध्वनि के संचरण में इसकी भी आवश्यकता होती है। देखिए, if a material is more dense, अब यहां पर elasticity के साथ एक dense होने का भी एक कॉन्सेप्ट आता है। अगर कोई भी मटेरियल है which is more dense because its molecules are larger, it will transmit the sound slower। इसके लिए हमको एक एग्जांपल लेना पड़ेगा एल्युमिनियम का और गोल्ड का, तभी आप समझ पाएंगे। तो इलास्टिसिटी पे बात करेंगे और ये जो आपको एल्युमिनियम और गोल्ड की बात करेंगे, दोनों चीज पर ध्यान देते हुए। अब देखिए क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा एटम है, कोई ऐसा मटेरियल है जिसके एटम का साइज, परमाणु का साइज बड़ा है। परमाणु का, एटम का साइज, मॉलिक्यूल का साइज बड़ा है, यानी वो ज्यादा भारी है ना, ज्यादा भारी है। और एक दूसरी चीज है जिसमें एटम का साइज कम है और बहुत सारे एटम है उसके भीतर, जैसे एल्युमिनियम और गोल्ड। गोल्ड जो है वो ज्यादा हैवी है, उसके एटम के साइज, मोलिकुल्स के साइज क्या है, बड़े हैं। अब मोलिकुल के साइज बड़े होंगे तो क्या होगा, जब आप उसमें साउंड को आप ट्रांसमिट करेंगे, प्रोपेगेट करेंगे, उसमें भेजेंगे, तो साउंड एनर्जी को उसके मोलिकुल्स को वाइब्रेट करने के लिए क्या लगेगा, ज्यादा एनर्जी लगेगी। अब ज्यादा एनर्जी लगेगी तो मतलब क्या हो गया, स्वाभाविक रूप से वो कम वाइब्रेट हो पाएगा, एनर्जी ज्यादा खर्च होगी तो स्पीड क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इसी के कारण से गोल्ड में साउंड की स्पीड होगी कम और एल्युमिनियम में स्पीड होगी ज्यादा। गोल्ड में स्पीड होगी कम और एल्युमिनियम में होगी ज्यादा। प्रत्यास्थता का भी हम आपके सामने रखते हैं। तो ये साइज ऑफ एटम ऑफ एनी मटेरियल, ये बात भी आपके दिमाग में आ गया होगा कि आखिर एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल ज्यादा क्यों है। एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल ज्यादा इसलिए है क्योंकि कंपैरेटिवली अगर गोल्ड से तुलना करेंगे तो गोल्ड जो है एक हेवी मटेरियल है, उसके एटम्स जो हैं उनके साइज बड़े हैं, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके साइज बड़े हैं और कम एरिया में उनके एटम्स जो हैं वो क्लोज पैक्ड हैं, जिसके कारण क्या होता है, उनकी डेंसिटी बहुत बढ़ जाती है और डेंसिटी ज्यादा होने के कारण क्या होता है, उनका वाइब्रेशन के लिए स्पेस कम हो जाता है। जिसके कारण होता यह है कि जब आप गोल्ड के मटेरियल में साउंड को ट्रांसमिट करेंगे तो यह होगा कि उनको वाइब्रेशन कराने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी और ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी तो ट्रांसमिट जब एनर्जी होगी तो साउंड एनर्जी को क्या होगा, ज्यादा उसमें खपत करनी पड़ेगी अपनी ऊर्जा को, जिसके कारण अल्टीमेटली गोल्ड में साउंड की स्पीड हो जाएगी कम। एल्युमिनियम में कंपैरेटिवली जो है वो थोड़ा हल्का होता है तो उनके एटम्स के बीच स्पेस में मिल जाता है उनको, तो जब वाइब्रेशन होता है तो ज्यादा गति से वाइब्रेट, क्योंकि एटम्स हल्के हैं उनके एल्युमिनियम के, ज्यादा वाइब्रेट कराता है। जब वाइब्रेट कराता है तो एनर्जी जल्दी से ट्रांसफर हो जाती है एक एटम से दूसरे एटम में, जिसके कारण क्या होता है कि वो जल्दी ट्रांसमिट हो जाता है। तो इसको आप एग्जांपल से देख सकते हैं। देखिए ये हमने लिखा है एल्युमिनियम का यहां पर इलास्टिक प्रॉपर्टी। एल्युमिनियम की जो प्रत्यास्थ गुण है वो 10 पाउंड पर स्क्वायर इंच है, लगभग इलास्टिसिटी दोनों की लगभग बराबर है। ये ध्यान रखिएगा, इलास्टिसिटी का बहुत रोल है यहाँ पे। इलास्टिसिटी जो है ये दोनों का लगभग बराबर है, 10 पाउंड पर स्क्वायर इंच इसकी इलास्टिसिटी है, किसकी, एल्युमिनियम की। और गोल्ड की इलास्टिसिटी है 10.8 पाउंड पर स्क्वायर इंच, पीएसआई भी बोलते शॉर्ट में, है ना। गोल्ड की 10.8 पाउंड पर स्क्वायर इंच, लगभग दोनों बराबर। इलास्टिसिटी के मामले में दोनों बराबर, लेकिन प्रॉब्लम क्या है,
डेंसिटी जो है, घनत्व जो है ना, ये एल्युमिनियम का केवल 2.7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी कि जो एटम्स हैं, जो मोलेकुल्स हैं एल्युमिनियम में, उनकी संख्या कंपैरेटिवली गोल्ड से कम है। गोल्ड में क्या है? गोल्ड में 19 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है, यानी कि बहुत ज्यादा मोलेकुल्स हैं, जिससे कि वाइब्रेशन के लिए स्पेस क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो इलास्टिसिटी दोनों की बराबर होने के बावजूद भी जो इनका जो मोलेकुलर वेट है, यानी कि जो एल्युमिनियम का जो वेट है, देखिए ये कितना हो जाता है? 2.7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। इसको आप डेंसिटी से समझिए, तो डेंसिटी क्या हो गई यहां पर? इनकी जो है कम हो गई। किसकी डेंसिटी कम हो गई? एल्युमिनियम की। और गोल्ड की डेंसिटी कितनी हो गई? 19 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। यानी उतने ही साइज का गोल्ड लेंगे आप तो वो ज्यादा भारी होगा, और उतने ही साइज का एल्युमिनियम लेंगे तो वो हल्का होगा। लेकिन उसके बावजूद भी एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल क्या हो रही है? ज्यादा हो रही है। तो उसके पीछे कारण क्या हो जाता है? जो एटम्स के बीच जो गैप और जो एटम्स की साइज है वो भी इंपैक्ट करता है ध्वनि की चाल। सीधी सरल भाषा में आप ये समझ लीजिए कि स्पीड इन एल्युमिनियम इज 0.632 सेंटीमीटर पर माइक्रोसेकेंड। देखिए ये गति बताया हमने स्पीड इन एल्युमिनियम, कितना? 0.632 सेंटीमीटर पर माइक्रोसेकेंड। और गोल्ड में क्या स्पीड है साउंड की? तो 0.324 सेंटीमीटर पर माइक्रोसेकेंड। यानी कि गोल्ड में जितनी ध्वनि की चाल है उससे लगभग दुगुनी चाल एल्युमिनियम में दिखाई पड़ती है, और उसके पीछे का कारण यह है। अगर इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी को देखें तो इलास्टिसिटी का क्या फर्क पड़ता है? तो जैसा कि हमने बताया, जैसे स्टील हो गया, तो स्टील पर अगर आप बाहर से प्रेशर डालते हैं, तो अगर दबाव डालेंगे उसमें, तो उसके जो अणु हैं वो क्या होगा? अपनी स्थिति से क्या होंगे? थोड़े से चेंज हो जाएंगे उस प्रेशर के कारण। लेकिन जैसे ही प्रेशर को हटाएंगे वापस अपनी स्थिति में आ जाएंगे। तो साउंड क्या है? साउंड इज ए एनर्जी, साउंड इज ए प्रेशर। अब साउंड आपने उस मटेरियल में, यानी कि आपने स्टील में डाला, स्टील मटेरियल में आपने साउंड एनर्जी अगर आपने भेजा, तो क्या होगा? उसके एटम वाइब्रेट करेंगे और तेजी से अपनी पुरानी स्थिति में आ जाएंगे। तो उसका जो वाइब्रेशन करना और वापस अपनी स्थिति में आ जाना, वही तो उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी है। तो स्टील के क्या है? ज्यादा है। और रबर की कंडीशन क्या है? बार बार अगर साउंड उसमें जा रहा है, बार बार अगर साउंड उस पर इफेक्ट कर रहा है, तो क्या होता है? थोड़े ही समय के बाद उसके एटम्स अपनी पोजीशन से क्या होते हैं? इधर उधर भटक जाते हैं, उसमें स्ट्रेन हो जाता है, विकृत पड़ जाता है, जिसके कारण अल्टीमेटली ये होता है कि साउंड एनर्जी को ट्रैवल करने के लिए जो जितनी स्पीड में वो ट्रैवल करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो बैक पोजीशन में, यानी पहली वाली स्थिति आने में क्या टाइम लगाने लग जाते हैं ना, क्योंकि उनकी इलास्टिसिटी कम है, रबर की इलास्टिसिटी कम है। या ऐसे ही कोई भी सब्सटेंस जिसकी इलास्टिसिटी कम होगी, उनमें अणुओं पर जब बाहरी दबाव बार बार आप बनाएंगे या एनर्जी का इंपैक्ट उन पर बार बार पड़ेगा, तो वापस आने में वो क्या होंगे? ज्यादा टाइम लगाएंगे, जिसके कारण साउंड की जो फ्लो ऑफ साउंड है, यानी साउंड की जो गति होगी, वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इलास्टिसिटी जो होती है ना, ये भी साउंड के स्पीड को प्रभावित करता है। ये चीज भी आपको यहां पर समझ में आ जाना चाहिए। यदि ज्यादा इलास्टिक अगर कोई माध्यम है जो ज्यादा प्रत्यास्थ है, तो उसमें ध्वनि की सामान्य परिस्थितियों में उसकी चाल उसमें ज्यादा होगी। लेकिन कई बार देखिए, अब इसमें हर जगह अपवाद होता है, कभी कभी ऐसा नहीं भी होता है कि भाई कोई चीज इलास्टिक ज्यादा है लेकिन उसके बावजूद भी उसमें ध्वनि की चाल उतनी ज्यादा नहीं है, तो उसके दूसरे फैक्टर होंगे। उसमें कोई डेंसिटी फैक्टर हो सकता है, टेम्परेचर फैक्टर हो सकता है। लेकिन सामान्य स्थिति में आप अगर इलास्टिसिटी की बात करेंगे तो यही कंडीशन रहेगी। इसके अलावा जब मोलेकुल्स के और मोलेकुल्स के साइज के इंपैक्ट की बात करेंगे, तो एल्युमिनियम और गोल्ड का एग्जाम्पल आप रखिएगा। जब इलास्टिसिटी
इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो स्टील और रबर की बात आप करिएगा। इसके अलावा साउंड क्या है, तो ये एक वाइब्रेशन है, एक काइनेटिक एनर्जी है जो कि मोलिकुल्स टू मोलिकुल्स पास होते रहता है, और क्लोजर द मोलिकुल्स एंड टाइटर द बॉन्ड, ज्यादा क्लोज मोलिकुल्स होंगे, ज्यादा वो आपस में नजदीक होंगे, जुड़े होंगे, तो ये जो स्पीड ऑफ साउंड होगा उस पर भी इसका इंपैक्ट पड़ेगा। तो इसे आप लोग अच्छी तरह समझ चुके हैं। अब मैं इसको एक बार आपको रिव्यू करा दूं कि क्या क्या चीजें आपने पढ़ी है। हाँ, यहां पर एक चीज और बता दें कि ये एक फाइनल स्टेटमेंट है, द इलास्टिक प्रॉपर्टी यूजुअली हैव ए लार्जर इफेक्ट देन द डेंसिटी। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये तो डेंसिटी इसकी ज्यादा थी, जैसे गोल्ड के केस में डेंसिटी ज्यादा थी उसकी, लेकिन उसके बावजूद भी साउंड की स्पीड उसमें गोल्ड में कम क्यों हो गई। तो यहां पर यह चीज ध्यान रखना है कि इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ किसी भी मटेरियल का जो प्रत्यास्थ गुण होता है, इलास्टिक प्रॉपर्टी होता है ना, वो डेंसिटी वाले क्वालिटी पर भारी पड़ जाता है ना। तो वही चीज वहां पर हुआ कि डेंसिटी गोल्ड की ज्यादा जरूर थी, लेकिन इलास्टिक प्रॉपर्टी के कारण स्टील के अंदर जो ध्वनि का जो प्रोपेगेशन है, ध्वनि का संचरण की जो गति है, स्पीड ऑफ साउंड है, वो ज्यादा पाई गई। तो इसीलिए मैंने यहां पर स्पष्ट तौर पर लिखा है, द प्रॉपर्टीज यूजुअली हैव ए इलास्टिक प्रॉपर्टी यूजुअली हैव ए लार्जर इफेक्ट देन द डेंसिटी, यानी घनत्व की तुलना में जो इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल होता है वो साउंड के यानी ध्वनि की चाल पर ज्यादा प्रभाव डालता है। ठीक, तो आप पूरे फिर से एक बार रिव्यू कर लें आप, जैसे हमने शुरू किया था कि ध्वनि की चाल, स्पीड ऑफ साउंड इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम, अलग अलग माध्यमों में अलग अलग है। आपको कभी कभी क्वेश्चन में यही मिल जाएगा कि भाई हवा में ध्वनि की चाल क्या है, तो यूनिट के साथ याद रखिए 332 मीटर पर सेकेंड। फिर आप जैसे पानी में जाइए, पानी में देखिए 1483 मीटर पर सेकेंड, इसकी चाल यहां पर पानी में ज्यादा है। और फिर तीसरा आप चले जाइए एल्युमिनियम और आयरन, इसीलिए एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल यहां पर ज्यादा है, जो मैंने आपको कारण सहित बताया भी है। एल्युमिनियम में 6420 मीटर पर सेकेंड, और आयरन यानी लोहे में यह है 5130 मीटर पर सेकेंड ध्वनि की चाल है। तो ये स्पीड ऑफ साउंड आप ध्यान रखिए। टेम्परेचर का क्या इंपैक्ट आता है वो आपको याद रखना है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ये होता है कि अगर आप वायु में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाएंगे तो ध्वनि की चाल 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाती है। उसका कारण हमने बता दिया था आपको कि तापमान के कारण जो मोलिकुल्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं, उनमें वाइब्रेशंस ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिससे ध्वनि की चाल भी बढ़ जाती है। प्रेशर के कारण जनरली जो वायु दाब होता है या बाहरी प्रेशर होता है या किसी भी माध्यम में दबाव होता है, उसके कारण ध्वनि की चाल में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसके लिए हमने ये फॉर्मूला बताया, V = गामा P अपॉन रो। तो P अपॉन रो जनरली क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। यानी अगर आप दबाव बढ़ाते हैं तो घनत्व भी बढ़ जाता है, दबाव कम करते हैं तो घनत्व भी कम हो जाता है। तो P अपॉन रो कांस्टेंट हो जाता है, तो देखिए वेलोसिटी ऑफ साउंड पे कोई असर ही नहीं पड़ेगा। तो इसी कारण से प्रेशर का कोई असर नहीं होता है। बाद में फिर ह्यूमिडिटी का भी मैंने बताया, यहां भी लोग कंफ्यूज होते हैं। तो यहां हमने एक एग्जांपल से बताया कि देखिए मास ऑफ ड्राई एयर जो है ये थोड़ा ज्यादा होता है। तो मास ऑफ ड्राई एयर क्या होता है, 29 ग्राम पर मोल बता दिया आपको। और जब वाटर वेपर उसमें मिक्स हो जाता है तो मास जो है थोड़ी कम हो जाती है। कितना हो गया, 18 ग्राम पर मोल हो जाता है। जिसके कारण क्या होता है कि अगर ये जो डेंसिटी, मास कम हो गया तो क्या हो गया, डेंसिटी भी कम हो जाएगी। अगर डेंसिटी कम हो गई और फॉर्मूले में आप यहां पर रख देंगे V = क्या है, P अपॉन रो है। एक सिंपल देखें, V = P अपॉन रो। अब रो कम हो गया और प्रेशर लगभग वही है, तो क्या होगा, आप ऑटोमेटिकली वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। तो इसीलिए आपको बताया कि जो ह्यूमिड एयर होता है उसमें ध्वनि की चाल ज्यादा होती है, और जो ड्राई एयर होता है उसमें ध्वनि की चाल कम होती है। तो उसको एग्जांपल से हमने बता दिया था कि जो बरसात का समय होता है या जो शीत ऋतु यानी विंटर सीजन होता है, ज्यादा दूर तक ध्वनि जो है आपको सुनाई पड़ती है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण टॉपिक इलास्टिसिटी और डेंस ऑफ द जो मटेरियल है, उनके जो मॉलिक्यूल्स की जो डेंसनेस है, उनके बीच की जो दूरी है, उसके ऊपर भी इंपैक्ट आपको बताया। तो इलास्टिसिटी में आप ये देख लेंगे कि अगर इलास्टिसिटी ज्यादा है किसी मटेरियल की तो उसमें भी ध्वनि की चाल ज्यादा होने की संभावना उसमें रहेगी, क्योंकि स्टील और रबर का एग्जांपल से आपको बता दिया गया। इसके अलावा आपको गोल्ड और एल्युमिनियम से यह बताने का प्रयास किया गया कि
कि अगर किसी मटेरियल के जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो बहुत क्लोज हैं, आपस में बहुत ज्यादा क्लोज हैं, और उनका जो ये इलास्टिसिटी जो है भले ही दोनों की बराबर है, लेकिन डेंसिटी में अंतर है। तो डेंसिटी एल्युमिनियम का कम है और गोल्ड का ज्यादा है। तो देखिए जनरली लोग क्या सोचेंगे, अरे गोल्ड की डेंसिटी ज्यादा है तो उसमें ध्वनि की चाल ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन यहां पर डेंसिटी इंपैक्ट नहीं कर रहा है, यहां पर इलास्टिसिटी इंपैक्ट कर रहा है। तो इसके कारण क्या हो जा रहा है कि मॉलिक्यूल्स के बीच का जो गैप है ना वो बहुत कम है, किसमें, गोल्ड में। तो गोल्ड में वो गैप कम होने के कारण उनको वाइब्रेशन करने के लिए जो स्पेस होता है वो कम हो जाता है, और इसके कारण से ध्वनि को अपनी ऊर्जा स्थानांतरित करने में, ट्रांसफर करने में दिक्कत आती है। तो इसके कारण गोल्ड में स्पीड हो जाती है कम, और कंपैरेटिवली एल्युमिनियम में फेवरेबल है कंडीशन, इलास्टिसिटी उसकी लगभग वही है, लेकिन उनके जो मॉलिक्यूल्स के बीच जो गैप है और जो आपकी डेंसिटी है वो थोड़ी कम है। तो उनके एटम्स के बीच थोड़ा गैप मिल गया, वाइब्रेशन भी हो गया, इलास्टिसिटी भी अच्छी है, तो क्या होता है, साउंड एनर्जी को कन्वे करने में काफी मदद मिल जाती है। तो इस तरह से साउंड के पूरे इस स्पीड ऑफ साउंड पर क्या क्या चीज असर डालता है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा। फिर भी अगर कुछ आपको ऐसा लगे तो आप अपने कमेंट सेक्शन में अपनी बात कह सकते हैं। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमसे जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और साथ ही साथ लाइक भी कीजिए। तो आने वाले समय में एक और साउंड के ऊपर हम आपके साथ जुड़ेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। धन्यवाद।